हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं एक रोचक कहानी। आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर लें। तो खौफ का मंजर, आज हम ये कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी कुछ इस कदर है कि रमेश गाड़ी चलाते हुए गुनगुना रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम। रात के अंधकार में चिमटी हुई सुनसान सड़क पर रमेश बेपरवाह गाड़ी चलाते हुए अपनी ही धुन में चल रहा था। रमेश के कानों में हेडफोन लगा रखे थे और गाना गुनगुना रहा था। उसे आसपास के माहौल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। अचानक रमेश को लगा कि उसकी गाड़ी में कुछ गर्मी बढ़ गई है। उसने अपने हेडफोन उतारे और गाड़ी की एसी को चेक किया, पर शायद गाड़ी की एसी खराब हो चुकी थी, जिस कारण गाड़ी में गर्मी की मात्रा बढ़ गई थी। रमेश ने सोचा, अब इतनी रात हो गई है तो एसी ठीक करने वाला मैकेनिक मिलेगा नहीं, बिना एसी के ही काम चलाना पड़ेगा। ये सोचकर रमेश गाड़ी की खिड़कियां खोल देता है, जिससे गाड़ी के अंदर की गर्मी कुछ कम हो सके। वैसे तो महीना गर्मी का था, परंतु गाड़ी के बाहर का वातावरण कुछ ठंडा था। मध्य रात्रि के शांत वातावरण में बहती ठंडी हवा खिड़की के माध्यम से गाड़ी के अंदर प्रवेश कर गाड़ी की गर्मी को कुछ कम कर रही थी। रात का समय होने के कारण चारों तरफ का माहौल में अंधकार के साथ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक किसी मनुष्य या जीव की उपस्थिति नाम मात्र भी नहीं थी। बहती हवा के झोंकों के साथ सिर्फ सूक्ष्म जीवों की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। कुल मिलाकर वहाँ का माहौल चारों तरफ भय उत्पन्न कर रहा था। परंतु रमेश अपने गानों की धुन में इतना खो चुका था कि उसे इस भयावह स्थिति का अंदाजा नहीं था। कुछ दूरी चलने के बाद रमेश का फोन बज उठता है। रमेश गाने को बंद करता है, फोन उठाता है। फोन में से आवाज़ आती है, कहाँ हो रमेश? मैं तो तुम्हें कितने फ़ोन कर चुकी हूँ, कम से कम फ़ोन तो टाइम पर उठा लिया कर। मुझे चिंता हो जाती है, और तूने तो बोला था कि तुम शाम तक वापस लौट आओगे, पर आधी रात बीत चुकी है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? फ़ोन पर चिंता जताते हुए रमेश की माँ ने कहा। रमेश ने अपनी माँ से कहा, ओ माँ, आप बिना किसी बात की चिंता करती हो। मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। पार्टी देर तक चली, इसलिए मैं लेट हो गया। अब बस थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाऊँगा। इतना कहकर रमेश ने फ़ोन रख दिया। रमेश का पूरा ध्यान गाड़ी चलाने में था। गाड़ी चलाते समय रमेश को लगा कि रमेश की गाड़ी के कुछ दूर सड़क पर कोई खड़ा है। एक्सीडेंट के डर से रमेश ने ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को रोक लिया, पर जैसे ही गाड़ी को रोका तो देखा कि गाड़ी के सामने कोई नहीं था।
रमेश ने ये अपना वहम समझकर वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी और वापस गाड़ी चलाने लगा। अब रमेश की नज़र और ध्यान पूरी तरह सड़क पर था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद रमेश को लगा जैसे कि रमेश की गाड़ी की पास वाली सीट पर कोई बैठा है। रमेश को ऐसा महसूस होने पर रमेश के मन में डर की लहर दौड़ उठी। उसने बड़ी हिम्मत करके गाड़ी को धीमा किया और डरते डरते पास वाली सीट के ऊपर नज़र डाली, पर गाड़ी की उस सीट पर कोई नहीं था। सीट बिल्कुल खाली थी। अब रमेश को ये अजीब लगने लगा। उसे गाड़ी के बाहर पहला रात का सन्नाटा डर की चादर ओढ़े हुए प्रतीत हुआ। रमेश की हालत अब कुछ इस कदर हो चुकी थी, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो गाड़ी चलाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था और न ही गाड़ी के बाहर निकलने की। रमेश ने दोबारा हिम्मत की और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में गर्मी होने पर वैभव ने अपनी गाड़ी की शीशे बंद कर दी। अब वो जल्द से जल्द इस सुनसान सड़क से निकलकर घर पहुंचना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद एक बार फिर रमेश को सड़क पर कोई शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। गाड़ी से बाहर जब रमेश ने गौर से देखा तो उस सड़क किनारे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। सुनसान सड़क पर किसी मनुष्य को देखकर रमेश के में जान आई। रमेश ने गाड़ी की स्पीड को धीमा करते हुए गाड़ी को उस सड़क के किनारे खड़ी हुई लड़की के पास जाकर रोक दी। रमेश ने गाड़ी की शीशे नीचे उतारे और लड़की से कहा, मैडम आप इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उस लड़की ने रमेश की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जी वो मेरी गाड़ी खराब हो गई। इतनी रात को तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे घर तक छोड़ दोगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रमेश ने उस लड़की के ऊपर से नीचे की तरफ पूरा देखा। वो लड़की 22 से 25 साल की उम्र की लग रही थी और उस लड़की ने घुटनों तक छोटा सा फ्रॉक पहना हुआ था और पैरों में हील्स सैंडल वाली पहनी हुई थी। उसके बाल खोले थे और उसने गले में एक स्कार्फ पहन रखा था। हल्के मेकअप के साथ उसका बेदाग चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रमेश ने उस लड़की से कहा, अरे तकलीफ की क्या बात है, आप बैठी गाड़ी में, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। वैसे आपकी गाड़ी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। उस लड़की ने कहा, अरे यहीं थोड़ी पीछे खड़ी थी, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। गाड़ी रास्ते में नहीं आई इसलिए मैंने थोड़ी साइड में खड़ी कर दी। आपने देखा नहीं? हाँ शायद मैंने ध्यान नहीं दिया हो। आप आइए, आप गाड़ी में बैठिए। वैभव ने रमेश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो लड़की उस पास वाली सीट पे बैठ जाती है। रमेश गाड़ी चलाते हुए उस लड़की के घर का पता पूछता है तो लड़की रमेश से कहती है, यहाँ से थोड़ा सीधा आगे चलने के बाद रेड लाइट बंगला आएगा, वहाँ तक आप मुझे छोड़ दीजिए। रेड लाइट बंगले का नाम सुनकर जैसे रमेश के होश उड़ गए और उसने पूछा, रेड लाइट बंगला? रेड लाइट बंगले के जैसे ही उसने नाम सुना तो उसके होश तो उड़ ही जाते हैं। क्या आप रेड लाइट बंगले में रहती हो?
वो तो काफ़ी सालों से बंद है। ना ही उस बंगले के आसपास दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। फिर आप उस रेड लाइट बंगले के पास छोड़ने के लिए कैसे बोला? रमेश की बात सुनकर वो लड़की बोलती है, जी आपने सही कहा, कुछ महीने पहले तक वो रेड लाइट बंगला बंद था, पर अब मैंने उस बंगले को खरीद लिया है और इस हफ्ते से ही मैं उस बंगले में रह रही हूँ। रमेश ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, जी आप बुरा न माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रमेश को वो लड़की पहनावे और तौर तरीके से ईसाई लग रही थी। इस लड़की ने रमेश को अपना नाम अयाना बताया। आप मुझे ऐना कहकर बुला सकते हैं। और आपका नाम? रमेश ने कहा, मेरा नाम रमेश है और आप मुझे रमेश ही बुलाना पड़ेगा। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। रमेश ने बात को आगे बढ़ाते हुए ऐना से पूछा, आप इतनी रात को अकेले घर से बाहर क्यों आई? फैमिली में कोई नहीं है क्या? आप करती क्या हो? ऐना ने रमेश की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अब दिन में पियानो क्लास चलाती हूँ। मुझे पियानो बहुत पसंद है और मुझे संगीत से अधिक रुचि है और रात को मैं क्लब में सिंगिंग करती हूँ, जो कि मेरा पैशन और मेरी जॉब दोनों हैं। रमेश ने कहा, अच्छा, तो अब समझ आया आप इतनी रात को क्लब से आ रही हो। मुझे भी संगीत में दिलचस्पी है। क्या आप मुझे पियानो बजाना सिखा दोगी? ऐना ने कहा, हाँ क्यों नहीं डियर, अब तो हम दोस्त हैं। आपका जब भी मन हो पियानो सीखने आप मेरे घर आ सकते हो। रमेश ने कहा, हाँ जरूर आऊँगा। रमेश ऐसे ही बात करते हुए गाड़ी चला रहा था और गाड़ी कुछ ही देर में रेड लाइट बंगले के आगे थी। रमेश ने गाड़ी रोक दी और ऐना से कहा, ऐना तुम्हारी मंजिल आ चुकी है। रमेश ने गाड़ी बंगले के मेन गेट से थोड़ा आगे सड़क पर रोकी थी। ऐना अपनी गाड़ी से उतरते हुए रमेश को बंगले के अंदर चलने के लिए कहा। रमेश ने कहा, यहाँ तक तो आया हूँ, घर के अंदर नहीं चलोगी? रमेश ने मना करते हुए कहा, नहीं आज नहीं, काफ़ी लेट हो गया हूँ, माँ भी घर पे इंतज़ार कर रही है। ऐना ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो गाड़ी से उतरकर बंगले के अंदर चली गई। उसने मुड़ते हुए ही रमेश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद रमेश की नज़र पास वाली सीट पर पड़ी तो उस पर ऐना का पर्स और स्कार्फ गाड़ी में छूट गया। रमेश ने सोचा कि उसमें कुछ ज़रूरी कागजात हो। अगर मैं सुबह लौटाने का सोचूं तो वो मुझे ना मिली। नहीं मैं उसकी पियानो क्लास का पता और न ही क्लब को जानता हूँ। अभी ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, उसका सामान अभी लौटा कर आना चाहिए। वैसे भी मैं घर पहुँचने में लेट तो हो गया हूँ। ये सोचकर रमेश ने गाड़ी को वापस लाइट बंगले की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही देर बाद रमेश लाइट बंगले पर पहुंचा और रमेश ने ऐना का सामान हाथ में लेकर गाड़ी से उतरा और बंगले की ओर बढ़ा। और बंगला देखने में बहुत बड़ा और था। रमेश धीरे धीरे उस बंगले की ओर अपने कदम बढ़ाता है। रमेश ने उस बंगले के दरवाजे के सामने पहुंचकर जैसे ही दरवाजे को छूता है तो दरवाज़ा हल्के धक्के से खुल जाता है। चारों तरफ इतनी शांति थी कि दरवाजे के खुलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। रमेश बंगले के अंदर प्रवेश करता है। बंगले में रोशनी काफ़ी मध्यम थी, इसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने बंगले के हॉल में खड़ा था। बंगले की तरफ ये काफ़ी विशाल बंगला था। दरवाजे के सामने की ओर सीढ़ियाँ थी तो वो सीढ़ियाँ शायद बंगले की ऊपरी मंजिल की ओर जाती होगी। ये सोचकर रमेश उन सीढ़ियों की ओर बढ़ा। रमेश ने कुछ एक दो सीढ़ी चढ़ी होगी कि तभी उसको लगा कि पीछे से कोई भागा हो। रमेश ने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो पर पीछे कोई नहीं था।
रमेश ने ये अपना वहम समझकर वापस सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रमेश सीढ़ियाँ चढ़ रही था कि अचानक उसे लगा जैसे उसके सामने कोई परछाई तेजी से उसकी तरफ आ रही। ये देखकर रमेश पूरी तरह से घबरा गया और घबराने की वजह से वो गिर गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। सीढ़ियों पर गिरने की वजह से उसके घुटने में चोट आई और खून बहने लगा। रमेश की चोट की परवाह न करते हुए खड़ा हुआ और तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की और दरवाजे की तरफ भागा, परंतु उसकी कोशिश नाकाम रही। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजा एकदम अपने आप बंद हो जाता है। अपने आप को लाचार महसूस करने लगा। वैभव की रमेश की धड़कनें काफी तेजी से धड़क रही थी, उसकी सांसें भी तेज चल रही थी, उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा इतना मजबूत था कि उसकी कोशिश नाकाम हुई। रमेश अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी रमेश को महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रमेश ने अपने पूरा जोर से धक्का लगाया और पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी सी फटी रह गई। एकदम समीप एक अधजली शक्ल वाली लड़की दिखाई दी, जो कि देखने में बहुत ही भयानक नजर आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें फटी हुई थी, उसमें से खून बह रहा था। उसे देखकर रमेश के तो प्राण ही सूख गए। रमेश ने डर के मारे अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया और आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा बोलने लगा। फिर उसने हिम्मत करके अपनी एक आंख को खोलकर उस लड़की को देखने की कोशिश की, पर वह देखता है कि सामने कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने दोनों आंखें खोली। उसके सामने सच में कोई नहीं था। उसे अब स्थिति थोड़ी सामान्य लगी थी। रमेश ने राहत की सांस ली। तभी उसे सीढ़ियों के पास बने कमरे में से किसी रोने की आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ किसी लड़की की लग रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ कम हो गई और वो सिसकियाँ में बदलने लगी। रमेश ने बड़ी हिम्मत करके उस दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। रमेश ने उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर एक हाथ से उस कमरे का दरवाज़ा हल्का सा धक्का दिया, जिससे वो दरवाज़ा आवाज़ करता हुआ खुल गया। अब उस कमरे से रोने की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा के कारण दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रमेश ने दरवाजे पर खड़े होकर उस कमरे में नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा, परंतु उस कमरे में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। रमेश की धड़कनें इतनी तेजी से चल रही थी, उसे अपनी धड़कनों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। रमेश ने धीरे धीरे कमरे के अंदर अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। वो कमरा देखने में काफ़ी बड़ा और आलीशान नजर आ रहा था। उस कमरे में रखा हर सामान बेहद कीमती लग रहा था। रमेश ने उस कमरे के बीचों बीच खड़ा था कि अचानक उसी कमरे की अलमारी के दरवाजे में खटखट की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई उस दरवाजे को पीट रहा हो। रमेश ने धीमे कदमों से उस अलमारी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उस अलमारी के दरवाजे को एक झटके में खोल दिया। अलमारी के दरवाजे खोलते ही खटखट की आवाज़ आना बंद हो गई। उस अलमारी में कीमती पोशाक थी। रमेश ने उस अलमारी में बने एक छोटे से बॉक्स को खोलकर देखा। रमेश ने उस बॉक्स में एक डायरी रखी हुई मिली। रमेश ने उस डायरी को वहाँ से उठा लिया और अलमारी को फिर से बंद कर दिया। रमेश का पूरा ध्यान उस अलमारी की तरफ था। जब रमेश अलमारी को बंद कर रहा था, तभी उस कमरे के दरवाजे के बाहर तेजी से किसी के भागने की आहट सुनाई दी। रमेश एक पल में भी देरी न करते हुए जल्दी से उस कमरे से बाहर आया
पर उसे कमरे से बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। वो डायरी अभी भी रमेश के हाथ में थी। रमेश ने चारों तरफ नजर घुमा कर बोला और देखा, उसके अलावा कोई नहीं था। रमेश ने उस डायरी को हाथ में लिए उस बंगले से बाहर निकलने दरवाजे की तरफ बढ़ा। रमेश लगभग उस दरवाजे तक पहुंच चुका था, तब पीछे से किसी ने धक्का दिया और रमेश मुंह के बल फर्श पर नीचे गिर पड़ा, जिससे वो डायरी दूर दरवाजे के पास जा गिरी। फर्श पर गिरते ही रमेश को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर को पकड़ा हो। ये सब इतना जल्दी हुआ कि रमेश को संभलने का मौका नहीं मिला। कोई उसे पैर से पकड़कर तेजी से घसीटता हुआ ले जा रहा है। रमेश ने खुद को रोकने की कोशिश की और पास में पड़े सोफे पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो नाकाम रहा। अब रमेश घसीटता हुआ वापस उसी कमरे में जा रहा था। उसके घुटने चिल चुके थे। रमेश उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच चुका था और उसका घसीटना बंद हो चुका था। रमेश वहां से खड़े होने की कोशिश करने लगा कि अचानक पास रखी कुर्सी अपने आप हवा में उड़ती हुई उस पर वार करने वाली थी। उस कुर्सी को अपनी ओर आता देख रमेश अपने बचाव के लिए अपने हाथों की कोहनियों को चेहरे से ढक ले दिया। अचानक उस कमरे की दीवार पर लगी घड़ी में सिर्फ टिक टिक की आवाज आई। वैभव ने अपने चेहरे से हाथों को हटाकर उस घड़ी देखा। घड़ी में सुबह 4 बज रहे थे। वो कुर्सी जो वैभव की तरफ आ रही थी, अब एक तरफ रखी हुई थी, जैसे वहां से हिली ही न हो। अब परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। वैभव वहां से खड़ा हुआ और कमरे के बाहर उस बंगले के हॉल में आया। अब उस हॉल के चारों तरफ लाइट चलने की वजह से रोशनी थी। हमें समझ गया कि सुबह के 4 बजने से पर ब्रह्म मुहूर्त का समय होने की वजह से स्थितियां सामान्य हो चुकी और अब वो इस बंगले से बाहर जा सकता है। वैभव तेजी से कदमों के साथ बंगले से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। रमेश वहां से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोल ही रहा था, तभी उसकी नज़र दरवाजे के पास पड़ी उस डायरी पर गई, जिसे कुछ समय पहले रमेश उस कमरे की अलमारी से निकाल कर लाया था। रमेश ने उस डायरी को उठाया और खोलकर उस बंगले को लेकर बाहर निकल गया। रमेश अब तेज कदमों से बंगले से बाहर सड़क पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। रमेश अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और बैठकर गाड़ी का दरवाजा बंद करने वाला था। तभी रमेश की नज़र उस बंगले पर पड़ी। उस बंगले का दरवाजा खोलकर कोई महिला उस बंगले के अंदर जा रही थी।